आपका स्वागत है। आज हम निर्णय निर्माण सिद्धांत के कुछ अन्य पक्षों का अध्ययन करेंगे और मुख्यतः हर्बर्ट साइमन के प्रतिबंधित बौद्धिकता अथवा सीमित बौद्धिकता अथवा बाउंडेड रेशनैलिटी की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। हर्बर्ट साइमन ने अपने निर्णय निर्माण प्रक्रिया को 2 पुस्तकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उसकी पहली पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो 1947 में प्रकाशित हुई थी और उसका उपशीर्षक था प्रशासनिक संगठनों में निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन, और उसकी दूसरी पुस्तक थी मॉडल्स ऑफ मैन। इस पुस्तक में वह परंपरागत प्रचलित बौद्धिक सिद्धांत का एक मॉडल प्रस्तुत करता है और उसके पश्चात उसकी सीमाओं को बताते हुए स्वयं का प्रतिबंधित बौद्धिकता का मॉडल भी प्रस्तुत करता है। परंपरागत जो निर्णय निर्माण का जो मॉडल है उसको वह व्यवहार विकल्प मॉडल के रूप में समझाता है, और वो ये कहता है कि एक सर्वाधिक लाभ को प्राप्त करने का इच्छुक जो बौद्धिक मनुष्य है वो किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले बहुत सारे विकल्पों का अध्ययन करता है और प्रत्येक विकल्प में अधिकतम कितने लाभ की प्राप्ति होगी उसका विश्लेषण करता है। इस प्रकार से वह सभी विकल्पों का अध्ययन करता है और गणना और विश्लेषण और गिनती की अनंत उलझन में फंस जाता है। और इस प्रकार हर्बर्ट साइमन ये कहता है कि संगठनों में जहां पर एक निश्चित समय में तुरंत और शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, वहां इस प्रकार अधिकतम अनुकूलन या अधिकतम लाभ प्राप्त करने की मानसिकता से निर्णय लिए ही नहीं जा सकते। इसलिए यह व्यवहार विकल्प मॉडल सिद्धांत में देखने में अच्छा है, किंतु व्यवहार में यदि इसके अनुसार यदि कोई निर्णय को लेने की यदि कोशिश की जाएगी तो व्यवहार में हम वो निर्णय नहीं ले पाएंगे। और वो इस व्यवहार विकल्प मॉडल की सीमाओं का उल्लेख करता है, और ये सभी सीमाएं व्यावहारिक सीमाएं हैं, मनुष्य की अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं की सीमाएं हैं और वातावरण संबंधी सीमाएं हैं। इन सीमाओं को समझाने के लिए वह कैंची का उदाहरण लेता है। वो ये कहता है कि कैंची के जो 2 फलक होते हैं उनमें से कैंची का एक फलक मनुष्य की अंतर्निहित मानसिक और बौद्धिक सीमाओं को इंगित करता है। कि मान लिया कि एक बच्चा ये कहता है कि मैं परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर लेता यदि मैं बीमार नहीं होता, या दूसरा बच्चा ये कह सकता है कि मैं परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर लेता यदि मुझे कुछ और समय मिला होता। इस प्रकार से उसकी बौद्धिकता पर जो सीमा है वो समय और उसकी शारीरिक बीमारी की सीमाएं आ गई। इसी प्रकार से जो दूसरा फलक है वो संगठन की और वातावरण संबंधी सीमाओं को दर्शाता है। वातावरण किसी भी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारी सीमाओं को प्रस्तुत करता है, और बहुत सारी जो सीमाएं हैं संगठन की संरचनात्मक सीमाएं हो सकती हैं। संरचनाओं के पास बहुत सारे संसाधन न हो तो संसाधनों की कमी की सीमाएं आ सकती हैं। यदि वो किसी सुदूर स्थान पर वो संगठन यदि कार्यरत है तो उसकी सीमा हो सकती है, समय की सीमा हो सकती है। इस प्रकार हर्बर्ट साइमन अपने कैंची के उदाहरण के माध्यम से यह बताता है कि जिस निर्णय निर्माण की जिस आर्थिक अवधारणा के अंतर्गत अधिकतम लाभ को प्राप्त करने की दृष्टि से निर्णय किए जाते हैं वो लोकतांत्रिक संगठनों में या राजनीतिक व्यवस्था में संभव नहीं होते हैं, और सामान्यतः मनुष्य इतनी अधिक बौद्धिकता के संसार में रहता भी नहीं है। वह इतना अधिक संगतिपूर्ण जीवन नहीं जीता कि वो प्रत्येक पक्ष का कैलकुलेशन कर सके और इतना कैलकुलेटिव
होकर के वह मैक्सिमम को प्राप्त कर ले, इस प्रकार का बौद्धिक उसका जीवन नहीं होता है। इसलिए वो ये कहता है कि उसके विभिन्न विकल्पों के चयन में बौद्धिक और अबौद्धिक दोनों ही प्रकार के सिद्धांत, दोनों ही प्रकार के तत्व कार्य करते हैं, और वह सीमित बौद्धिकता को अपनाते हुए और कुछ अबौद्धिक या अनुभविक या वातावरण संबंधी तत्वों को सम्मिलित करते हुए तुरंत निर्णय ले लेता है। इसी को बाउंडेड रेशनैलिटी या प्रतिबंधित बौद्धिकता का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें मनुष्य बौद्धिक और अबौद्धिक इन दोनों ही प्रकार के कारकों को मिला करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यहाँ पर हर्बर्ट साइमन अधिकतमीकरण या मैक्सिमाइजिंग की अवधारणा का त्याग करता है और सेटिस्फाइजिंग या संतोषीकरण की अवधारणा को अपनाता है। अर्थात एक मनुष्य प्रारंभिक सूचनाओं के आधार पर जिससे कि संतोषजनक निर्णय प्राप्त करने की संभावना हो, वह सामान्यतः तुरंत निर्णय कर करके और संतोष प्राप्त करता है। उसे इस बात का संतोष रहता है कि सही समय पर उसने एक प्रभावी निर्णय ले लिया है, यद्यपि वो ये जानता है कि इस निर्णय की बहुत सारी सीमाएं हैं और इन सीमाओं के प्रकाश में ही वह अपने निर्णय की पर्याप्तता को स्वीकार कर लेता है। हर्बर्ट साइमन अपने ये जो सीमाएं हैं इसको समझाने के लिए दो खेलों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वो ये बताता है कि बच्चों का एक खेल होता है टिक टैक टो। टिक टैक टो नामक यह जो खेल है, जो बच्चों का खेल है, ये बहुत सरल है और इसमें मैक्सिमम लाभ का प्रदर्शन किया जा सकता है। सर्वोत्तम क्षमता का प्रदर्शन करते हुए यह खेल खेला जा सकता है। यह एक सरलतम जीवन स्थिति की ओर संकेत करता है। किंतु दूसरी तरफ एक खेल है चेस या शतरंज। शतरंज में इतना जटिलतम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं खेल के दौरान कि उन जटिलतम परिस्थितियों को समझते हुए मनुष्य अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर श्रेष्ठतम निर्णय करने के लिए सक्षम नहीं हो पाता और उन जटिल परिस्थितियों में एक कामचलाऊ या सामान्य निर्णय लेकर के ही वो खुश हो जाता है। वो ये बताता है कि हमारा जीवन टिक टैक टो की तरह सरलतम नहीं है, वरन हमारा जीवन शतरंज के खेल की तरह जटिल परिस्थितियों के भीतर संचालित होता है और इन जटिल परिस्थितियों में ही मनुष्य को कामचलाऊ निर्णय लेने होते हैं। और यही ये जो निर्णय है, इन निर्णयों को लेते हुए उसे बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वो समझौते की अपनी अवधारणा निर्णयों के संदर्भ में प्रस्तुत करता है। हर्बर्ट साइमन यह बताता है कि निर्णय लेने का अर्थ है समझौता करना, और वो समझौता क्यों करता है, उसके लिए वो ये कहता है कि संगठन के लाभ की दृष्टिकोण से उसे समझौते करने पड़ते हैं। वह समय से समझौता करता है, वो बहुत सारे कारकों से समझौता करता है और एक संतोषीकरण की प्रक्रिया, एक सामान्य जो प्राप्य जो वस्तु है उसके संदर्भ में वह समझौता और संतोषीकरण की प्रक्रिया के आधार पर निर्णय ले लेता है। इस तरह से हर्बर्ट साइमन जो सीमित बौद्धिकता या बाउंडेड रेशनैलिटी की जो थ्योरी जो प्रस्तुत करता है, वो पूरी तरह से न तो इर्रेशनल तत्वों को स्थान देती है और न ही पूरी तरह से रैशनैलिटी को स्थान देती है, वरन इन दोनों के मध्य में स्थित सीमित बौद्धिकता के आधार को अपनाते हुए वातावरणात्मक और मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की बात करता है। इस निर्णय निर्माण उपागम में यदि विभिन्न परिवर्तियों
का यदि पहले ही विश्लेषण कर लिया जाए तो लिए जाने वाले निर्णयों का पूर्व कथन किया जा सकता है। वेस्बी ने विभिन्न परिवर्तनों को कैसे समझा जाए उसको समझाने के लिए ये बताया है कि हम विभिन्न प्रश्नों को पूछ करके परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या, कौन, कैसे, कब, कहां, किसके लिए और किस कीमत पर निर्णय लेता है। जब इनमें से प्रत्येक प्रश्न का जब विश्लेषण किया जाएगा तो बहुत सारे परिवर्तन हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। कौन निर्णय ले रहा है, किसके लिए निर्णय लिया जा रहा है, तो उस समाज की बात सामने आएगी जिसके लिए निर्णय लिया जाना है। किस कीमत पर निर्णय लिया जा रहा है, तो उस कीमत का पता चलेगा कि सुदूर गांव में सरकार ने यदि कोई निर्णय लिया है, उससे आर्थिक लाभ को प्राप्त करने की अपेक्षा कम है, किंतु उससे वोट बैंक बनने की संभावना अधिक है, तो उस कॉस्ट को आर्थिक और राजनीतिक लाभ के तौल पर किसे महत्व दिया जाएगा, उसके आधार पर समझा जा सकता है। इसी प्रकार से कब निर्णय लिया जा रहा है, कैसे, निर्णय की प्रक्रिया क्या है, निर्णय आखिर क्यों लिया जा रहा है, इन सभी प्रश्नों का यदि विश्लेषण किया जाए तो हमें विभिन्न चरों या वेरिएबल्स का पता लगा सकते हैं और इन वेरिएबल्स का यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले ही यदि अध्ययन कर लिया जाए तो निर्णय के बारे में पूर्व कथन प्रस्तुत किए जा सकते हैं या भविष्यवाणी की जा सकती है। इस प्रकार हर्बर्ट साइमन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में एक निर्णय के रूप में बहुत ही गत्यात्मक अवधारणा प्रस्तुत करता है और राजनीतिक व्यवस्थाएं जो पहले स्थैतिक और जो है वो और मैक्रो या स्थूल संरचनाओं के आधार पर जिन्हें समझा जाता था, निर्णय निर्माण उपागम के अंतर्गत उन राजनीतिक व्यवस्था को और उन संरचनाओं को एक माइक्रो लेवल या सूक्ष्म आधार पर उनका अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार से निर्णय की जो अवधारणा है वो विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में तुलना के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हर्बर्ट साइमन ने इस प्रकार से निर्णय की जो संकल्पना है उसको वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की कोशिश की है, क्योंकि इसका यदि कंप्यूटर के माध्यम से यदि इसका परिगणन किया जाए तो बहुत सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, पूर्व कथन किया जा सकता है और राजनीतिक व्यवस्था और एक खास करके एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में निर्णयों की जो एक श्रृंखला है उसको अनुकूलतम रूप में प्रस्तुत और प्राप्त किया जा सकता है। अब यदि निर्णय निर्माण उपागम का यदि एक शोधार्थी की दृष्टि से या एक अकादमिक अध्ययन की दृष्टि से यदि इसका मूल्यांकन किया जाए तो हमारा मूल्यांकन यह है कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया ने जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग दिया है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में, वह सूक्ष्म सिद्धांत के निर्माण में दिया है। निर्णय निर्माण से पहले जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम था या जो व्यवस्था उपागम था या जो समूह सिद्धांत था, वे एक अपेक्षाकृत स्थूल अध्ययन थे, किंतु निर्णय जैसी एक सूक्ष्म इकाई को लेकर के राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना, इससे अधिक वैज्ञानिक, अधिक परिशुद्ध और अधिक स्थायी अध्ययनों को संभव बनाया गया है और हर्बर्ट साइमन के द्वारा जो मॉडल प्रस्तुत किया गया उसके आधार पर रिचर्ड स्नाइडर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अपना गत्यात्मकता का एक निर्णय का मॉडल प्रस्तुत किया। इसी तरह से लासवेल ने निर्णय निर्माण के आधार पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया। बहुत सारे अध्ययन निर्णय निर्माण को लेकर के हुए हैं।
किंतु इसकी जो सबसे बड़ी जो सीमा है वो ये है कि हर्बर्ट साइमन के इस बाउंडेड रैशनैलिटी को वैज्ञानिक आधार पर कैसे समझा जाए, यह बहुत एक अस्पष्ट अवधारणा है। बाउंडेड रैशनैलिटी को किस हद तक वैज्ञानिक माना जाए और इसे इसके मूल्यों से किस प्रकार से इसको पृथक रखा जाए, इसके बारे में अभी बहुत सारी प्रविधियों का विकास नहीं हो सका है। यह अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। किंतु जो भी हो, निर्णय निर्माण उपागम के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के सूक्ष्मतम पक्षों को का अध्ययन करना और उन्हें समझना अब बहुत आसान हो गया है। और संरचनाओं और संगठनों के अंदर कार्य किस प्रकार से होता है, प्रक्रियाएं कैसे संचालित होती हैं, उनमें निर्णय निर्माण उपागम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन भी